ऑलराइट देन स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो चुका है। इसमें हम 3, 4 और 5 फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वाले में 6, 7, 8 फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो टॉपिक किस पे आया है? इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो जो चेंजेस हुए हैं, जैसे SM अकॉर्ड हो गया, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट हो गया, वो सब ज़्यादा न्यूज़ में रहते, तो इसको कवर किया गया। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपहेल्ड किया है जो अपना सेक्शन 6A था सिटीजनशिप एक्ट का। तो अब 6A इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हैं, जैसे OCI है, CIO है, नहीं OCI है, नॉर्मल सिटीजन है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनके क्या राइट्स हैं, वो चीज़ें होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये? इट इज़ डिस्क्राइब दैट देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजन। 5 तरीके हैं जिससे आप सिटीजन बन सकते हो: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया तो वहाँ के जो सिटीजन होंगे वो अपने सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, और इट डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। टू माई सरप्राइज US, UK और पाकिस्तान में है। ठीक है, चलो सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है कि ये स्पेशल प्रोविजन है असम, जिसको SM अकॉर्ड बोलते हैं। देखो इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो असम में मास मूवमेंट हो रहा था और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसमें हमें नहीं जाना है। तो उन्होंने एक SM अकॉर्ड साइन किया था और उसके तहत ये सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट में ऐड हुआ था। तो अब 6 से क्या बोलता है? तो देखो अपनी जो नॉर्मल सिटीजनशिप है वो तो अपने आर्टिकल के पार्ट 1 से अपने आर्टिकल के आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब से डिराइव होती है, किसको सिटीजनशिप देना है नहीं देना वगैरह वगैरह। लेकिन जो 6A है वो स्पेशल प्रोविजन है। वो क्या बोलता है कि सिटीजनशिप टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। जो बांग्लादेश से माइग्रेट हुए थे बिटवीन 1966 जनवरी अंटिल 24 मार्च 1971, अगर वो 10 साल तक इंडिया में रहते हैं, दे कैन गेट सिटीजनशिप। ओके, सो ये था अपना SM अकॉर्ड और सेक्शन 6A, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब CAA 2019 में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक रिलेटेड न्यूज़ है फॉरेन ट्राइब्यूनल से। सो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न डिसीजन ऑफ फॉरेन ट्राइब्यूनल्स एंड डिक्लेयर दैट रेजिडेंस ऑफ स्टेट एज ए इंडियन सिटीजन। चलो ये तो उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक मिनट, बहुत ज़ोर से छींक आ गई थी। एनीवे इतना टफ तो नहीं है कि छींकें आ जाए, बट आ रहा है। तो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो कॉसाइज जुडिशियल बॉडीज़ हैं। आगे हम ट्राइब्यूनल्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी अपना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है और ग्राम न्यायालय हैं, लोक अदालत हैं, तो इस सब के बारे में आगे अच्छे से दिया हुआ है। तो ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है कॉसाइज जुडिशियल बॉडी है, ये इस एक्ट के अंदर बनी थी। एक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी अथॉरिटी क्या है? ओनली फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज ए फॉरेनर। सिर्फ फॉरेन ट्राइब्यूनल ही आपको एज ए फॉरेनर डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि अभी आपको याद है कि CA और NRC के बीच में बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था 2019 में जब ये एक्ट आया था। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका नाम NRC रजिस्टर में नहीं है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो आपको ऑटोमेटिकली फॉरेनर बना दिया जाएगा। उसके लिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल को जजमेंट देना पड़ेगा, तब कोई इंसान जाके फॉरेनर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसका जो पावर है दैट इज इक्वल टू सिविल कोड एंड अंडर द सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। अच्छा, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इट इज़ ऑलवेज डेल्ट बाय होम मिनिस्ट्री। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अपना सिटीजनशिप रूल 2009 में अमेंड किया है एंड नोटिफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 टू इन्फोर्स CAA 2019। अब देखो जो CAA 2019 है उस समय तो आया था, उसको इन्फोर्स करने के लिए इन्होंने रूल 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इससे अब वो वापस से रीसर्फेस होता है तो न्यूज़ में आने लगेगा। तो अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपने अप्लाई किया तो आपको मिल ही जाएगा। आप अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हो? आप इंडियन ओरिजिन के हो, मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, आपने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली है, माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, छोटा बच्चा, ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर एज ए इंडियन सिटीजन, हाँ मतलब कि आपके पेरेंट इंडियन सिटीजन हैं बट आप नहीं हो। ओके, पर्सन और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब डिपेंडेंस से पहले अगर आप इंडिया के सिटीजन रहे या आपके पेरेंट्स सिटीजन रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, रजिस्टर एज OCI,
अगर आपके पास OCI कार्ड OCI कार्ड आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऊपर बाद में देखा जाएगा। अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, एक एफिडेविट लगेगा, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारी शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं उसमें एटलीस्ट एक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, ओके। चलो, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी। अब देखो ये पूछता है ना, एक आधार पे क्वेश्चन आया था, कैन आधार बी ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एज, तो उसमें आंसर था नो, राइट। सो जो प्रूफ ऑफ नेशनलिटी है आप वेरियस डिफरेंट तरीके से दे सकते हो, या तो आपके पास वीज़ा हो, या आपके पास रेजिडेंशियल परमिट हो कहीं रहने का, सेंसस का स्लिप हो वोटर वाला, आधार कार्ड हो। देखो आधार कार्ड कैन बिकम प्रूफ ऑफ नेशनलिटी बट एज का प्रूफ नहीं है लीगली, है ना। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, देखो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप ली इसका मतलब आपने ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ दिया। अथॉरिटी टू विच एप्लीकेबल मे बी मेड, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 6B। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है आपको उसको इन्फॉर्म करना है, इट इज़ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दिया हुआ है कि सेक्शन 6B में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को एम्पावर किया गया है कि इस तरह के एप्लीकेशन लेने का, उसको प्रोसेस करने का, सिटीजनशिप का प्रोसेस इनेबल करने का, बट अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है। अब CA 2019 जिसको लेके बहुत सारा बवाल हुआ था, उसमें ये था कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसियन क्रिश्चियन हैं, अगर वो दिसंबर 31, 2014 से पहले इंडिया में आए हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है, सो दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी इन दीज कंट्रीज़, क्योंकि मोस्टली ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। सो अगर दे हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड दे बिलोंग टू दीज रिलीजन्स, they can get citizenship, okay, and they are not in certain tribal areas। अच्छा देखो, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो ये 6 शेड्यूल के एरियाज़ हैं उसमें इनको नहीं बसना है, ठीक है। इसके अलावा ये हो, और दे आर नॉट अंदर इनर लाइन परमिट एरिया, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड। सो ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से आए हुए हैं तो इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, कि जो हमारा पासपोर्ट एंट्री एक्ट है और जो हमारा फॉरेनर्स एक्ट है इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है। अगर आप इलीगली आ गए हो गलती से इंडिया में तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आपको इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, आपका राइट टू डिफेंड जा सकता है, तो इस तरह से आपको एनिमी कंट्री का माना जा सकता है। बट इफ़ यू बिलोंग टू दीज रिलीजन्स, ये वाले जो एक्ट हैं ये आपके ऊपर उतनी रिग्रेसिवली नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। और नेचुरलाइजेशन का पीरियड जो है वो 11 साल से रिड्यूस करके 5 साल का बना दिया गया कि अगर आप इन कंट्री से आए हो, इस रिलीजन से हो, तो विद इन 5 ईयर अगर आप रह चुके हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। और ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल OCI रजिस्ट्रेशन ऑन 5 ग्राउंड। देखो अब ये पूरा सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। तो OCI कार्ड के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, बट OCI कार्ड को 5 ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि आपने फ्रॉड से रजिस्टर किया, या आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अभद्रता दिखाई, है ना, आप एनिमी कंट्री के साथ चले गए ड्यूरिंग द वॉर, या फिर ऐसा हमें लगता है कि आपका OCI कार्ड कैंसिल करना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तो भी हम आपका कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको OCI कार्ड मिला और आपने 5 साल के भीतर कोई ऐसा कांड कर दिया जिससे आपको 2 साल की जेल हो गई, तब भी आपका OCI कार्ड जा सकता है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब OCI कार्ड के बारे में बात हो रहा है तो OCI क्या है ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ डिस्पेल्ड द कंसर्न, मतलब ये तो व्हाट्सएप वाली न्यूज़ हो गई कि OCI जो है अभी भी OCI की तरह रहेगा, उनको फॉरेनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब देखो OCI कार्ड होल्डर्स को बेनिफिट क्या होता है। OCI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाई दिस, चलो वो तो नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉरेन मिलिट्री पर्सन को OCI नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉरेन के मिलिट्री में कभी काम कर चुके हो, इससे क्या होता है ना कि देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे थ्रेट हो सकता है अगर आपको OCI कार्ड दिया जाए, क्योंकि OCI वालों को बहुत सारा बेनिफिट होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। और पहले PIO और OCI जो है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अलग अलग था, अब इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है, ठीक है। चलो अब एलिजिबिलिटी फॉर OCI कार्ड होल्डर, जैसे अभी हमने सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ा, वैसे OCI का एलिजिबिलिटी है
इसमें बहुत सारा दिया गया है, आप इसको देख के और फील करके समझ सकते हो कि क्या क्या है। कोई सिटीजन था 26 जनवरी या उसके पहले, एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, फिर 15 अगस्त, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, वो भी OCI ले सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स आर सिटीजन या वन ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन, तो ये भी ले सकते हो। फॉरेन ओरिजिन स्पाउस ऑफ इंडियन OCI कार्ड होल्डर, तो ये भी आप ले सकते हो, मतलब काफ़ी वो है। बट ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, दे कैन नेवर बिकम ओवरसीज कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि बेनिफिट क्या क्या होते हैं जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं। उनके बेनिफिट होते हैं कि दे हैव मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा, मतलब उनको आने जाने के में कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इक्वालिटी विथ NRI इन सर्टेन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मैटर, दे विल बी ट्रीटेड एज NRIs। एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन लैंड, दे कैन नॉट बाई एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। इन मैटर्स परटेनिंग टू इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, मतलब कि एडॉप्शन से लेके भी उनको कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज NRIs, ठीक है। NRIs इज काइंड ऑफ ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन, दे हैव सो मेनी राइट्स। सो अब इसका एक्सेप्शन इन्होंने बता दिया कि OCI जो NRI के साथ ही ट्रीट किए जाएंगे मोस्टली, बट विद एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इंटर कंट्री चिल्ड्रन एडॉप्शन। चलो, एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अगर आपने 5 साल पूरा कर लिया है ना, अगर आपके पास OCI कार्ड होल्डर है एंड यू हैव कंप्लीटेड 5 years, देन यू कैन बिकम सिटीजन, ठीक है। ही हैज़ रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 1 year आउट ऑफ 5 year, ठीक है, आपको ये लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 year आउट ऑफ 5 years। सो 5 साल में एक बार एटलीस्ट आपको इंडिया में रहना है, ठीक है। अब अगर आप एज पार्ट विथ नॉन रेजिडेंशियल, अब देखो NRI जो है वो NPS में वो कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सो सेम है, OCI भी NPS में कर सकते हैं, ठीक। रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू OCI कार्ड होल्डर, जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे कैन नॉट वोट, दे आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जज नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे कैन नॉट होल्ड, ठीक है। और नॉट एलिजिबल टू बीइंग मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। विद रिगार्ड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है ना कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो OCI वालों को ये आर्टिकल 16 अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्वेश्चंस देखा होगा, ये सारे आते हैं कि ये वाला आर्टिकल किसको अवेलेबल है, किसको नहीं है। जैसे आर्टिकल 21 है, वो सबको अवेलेबल है ना, बट आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, सो दे आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, दे आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, ठीक है। और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हो गए, है ना, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने वाले, रिलीजन वाले, सो दे आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। सो इस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। विद रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमने पढ़ लिया। पब्लिक सर्विसेज पोजीशन में इनको मतलब वो उतना सिटीजन जितना आर्टिकल 16 अप्लाई नहीं होगा इन पे, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कुछ रिसर्च कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग मतलब ट्रैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, है ना, तो दे हैव टू गेट स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस। अभी US में जब ट्रंप आई है, ट्रंप की गवर्नमेंट ने बहुत सारे माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम थे, जैसे LGBT वाले प्रोग्राम्स थे, इन्होंने बंद कर दिए। तो अब अफर्मेटिव एक्शन जो US में जो प्रोविजंस हैं, जो इंडिया में प्रोविजंस है, दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। चलो, इंडिया में क्या है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि नथिंग शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। USA में ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, बट दे आर प्रोटेक्टेड अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, क्योंकि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, तो जुडिशरी कैन टेक देयर डिसीजन, है ना। ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन सेम यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ ही है। टारगेटेड ग्रुप्स जैसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, SC ST OBCs, यहाँ पे भी वो अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक एंड वाइट वाला वहाँ चलता रहता है, एशियन अमेरिकन एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे यहाँ बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम है कि 20% इनके लिए रिजर्व कर दो वगैरह वगैरह, बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, तो उनका अलग से प्रोग्राम ही चलता है, उनका यहाँ कोटा सिस्टम नहीं है ना, रिजर्वेशन टाइप का कुछ भी नहीं है। चलो,
प्रोविजंस हैं 15(4), 16(4) है ना, दिया हुआ है कि इनेबल द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड SCBC। 16(4) बोलता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए है करना है, ठीक है। अब इसमें इनका जो है वो सिविल राइट एक्ट 1964 के थ्रू लीगल बैकिंग मिली थी इसको, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया, ठीक है। हमारे यहाँ अपर सीलिंग है 50%, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है। इनके यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, जुडिशियल डिस्क्रेशन पे है कि वो कितना देना चाहते हैं। और ख़ास करके जब ये सारा प्रोग्राम ये लोग स्पेसिफिक चला रहे हैं तो वो समझ जाओ आप, इसमें क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा घुमाने की प्रॉबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें बेसिक पता है, ठीक है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अभी SC ST के शेड्यूल कास्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ आप कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ न्यूज़ में आ गई। तो यही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर, इन्होंने बोला है कि शेड्यूल कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ नाउ परमिसिबल, ठीक है। अब देखो जब ये चीज़ आया तो इससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या हैं? शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड अंडर 341 और हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कास्ट, ठीक है, समझ आता है। तो 341 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स एज SC फॉर एनी स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये याद रखना, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट में SC आपको बता दिया गया या किसी को बता दिया गया वो दूसरे स्टेट में भी वो शेड्यूल कास्ट में ही आएगा, अनलेस प्रेसिडेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। ये पावर होगी प्रेसिडेंट के पास। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो सब क्लासिफिकेशन है इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341, ठीक है। तो 341 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई कास्ट, लेकिन अब सब क्लासिफिकेशन तो स्टेट्स भी कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि इसको वायलेट कर रहा है 341 को, ठीक है। 341(2) क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय पासिंग अ लॉ, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs, ऑब्जेक्टिव यही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो ऊपर के लोग टेडपोल थ्योरी जो है कि ऊपर वाले ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं वो हटाया जा सके, ठीक है, और हिस्टोरिकल इनजस्टिस वगैरह को ठीक किया जा सके। स्टेट कैन सब क्लासीफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्टेन कास्ट, ठीक है। अगर स्टेट को लगता है कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या किसी बेनिफिट में उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो वो जो SCs हैं उनको सब क्लासीफाई कर सकती है, कैसे अपर क्रीमी लेयर, लोअर क्रीमी लेयर, इस तरह का, ठीक है। स्टेट में डू क्लासिफिकेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है? स्टेट मस्ट कलेक्ट डेटा, चलो ये तो पता ही है। स्टेट कैन नॉट एक्ट इट्स विम्स और पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी एंड इट्स डिसीजन इज एमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी स्टेट्स जो होते हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए ये चीज़ें करते हैं कि इन्होंने किसी को सब क्लासीफाई कर दिया, किसी को रिजर्वेशन दे दिया, तो इस पर जुडिशियल रिव्यू का सिकंजा कसा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट वाइल अलाउइंग सब क्लासिफिकेशन द स्टेट कैन नॉट ईयर मार्क 100% रिजर्वेशन फॉर ए सब क्लास, है ना, कि आपने किसी एक ही जाति को, जो SC की किसी एक ही जात को 100% रिजर्वेशन दे दिया इस नाम पे कि जी हमने तो इसको सब क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। सो जुडिशियल इंटरवेंशन रहेगा। कोर्ट नोटेड दैट सब क्लासिफिकेशन वॉज परमिटेड फॉर सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 342A विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट फॉर SCBC। तो ये हमको तो पता ही है कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहता है SC ST लिस्ट बनाने का, SCBC लिस्ट बनाने का। चलो अब जो इसके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन वो हम पढ़ते हैं। क्या है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने वो क्रीमी लेयर वाला केस जो है वो इसमें आया था। उसके बाद EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने ये बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ SC अमाउंटेड टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंट। अच्छा, तो इसमें ये उल्टा बताया था कि अगर आप सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC करते हो तो इसका मतलब कि आप 341 और 342 को वायलेट कर रहे हो, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। जर्नैल सिंह वर्सेस दिस एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर टू डज नॉट टिंकर विद द प्रेसिडेंट, तो मतलब लेटेस्ट यही है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है कि अगर आप सब क्लासिफिकेशन करते हो जैसे कि OBC में, SC STs में, दैट डज नॉट टिंकर विद द आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। These things are not important from the prelims point of view, they are important for the means point of view। चलो 3.3 में क्या बोल रहा है? चीफ उत्तराखंड में, ये हमें याद रखना है कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस UCC। अब बैकग्राउंड ऑफ UCC क्या बोलते हैं? लेक्स लो की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है।
BN राव कमेटी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इन्होंने कोशिश किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट आया, प्रोविजन फॉर सिविल मैरिजेस, ठीक है। 4 मेजर इनेक्टमेंट्स आए हिंदू लॉ से रिलेटेड, ये जानना भी इतना जरूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यूसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट रिफर्स टू यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ अप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, यूसीसी विल बी अप्लाइड टू यू यूनिफॉर्मली, ठीक है। आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4 ये डीपीएसपी में अपने दिया हुआ है, ठीक। और ये पर्सनल लॉ के लिए है, जैसे कि अपना मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। करंट स्टेटस क्या, देखो ये वाली जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है। करंट स्टेटस क्या है कि इंडियन पर्सनल लॉ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि मतलब हर रिलीजन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट दे आर बीइंग मैनेज्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम के लिए है। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1985 है ये बचे हुए के लिए, जैसे क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूज़ के लिए, ठीक है। इन गोवा सिविल कोड जो है वो पुर्तगीज़ के टाइम से ही चल रहा है, तो ये भी एक स्टेट पीसेस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि गोवा में सबसे पहले लगा था और अभी रिसेंटली जो है वो अपना उत्तराखंड ने यूसीसी लॉन्च किया। तो ये चीज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला और इंडियन सक्सेशन एक्ट इनके लिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ तो चलो बिल्कुल नेम से ही क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी जो ये मंदिर मस्जिद वाले बवाल हर जगह चल रहे हैं पूरे देश में, सो उससे रिलेटेड जो एक्ट और जो लीगल प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जो बाकी के सिविल कोर्ट हैं उनको बार किया है कि जब तक अभी फर्दर नोटिस ना आ जाए, आप ये पहले यहाँ मंदिर था, मस्जिद था, मूर्ति थी या गुरुद्वारा था, इससे रिलेटेड कोई भी केस है आप उसको नहीं सुनोगे, ठीक। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है कि जिस अगस्त 15 1947 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन जो रिलीजियस कैरेक्टर था किसी प्लेस का दैट विल रिमेन सेम, ओके। एंड नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब आपको ऐसे कन्वर्जन करने का अलाउ नहीं था, ठीक है। इट ऑल्सो इम्पोजेज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, है ना, स्टेट पे ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डालता है कि भाई आप जो स्टेटस को है इसको मेंटेन करिए, ठीक है। इट डिक्लेयर्स दैट ऑल सूट्स, अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप विच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट विल बी खत्म, है ना। मतलब 15 अगस्त के बाद आप कुछ भी इस पर प्रॉब्लम में मत खड़ा करिए, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, मोटा मोटा यही है आपको समझना, ठीक है। बट कुछ एग्जाम्शन प्रोवाइड किए गए, जैसे डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या इज exempted फ्रॉम द एक्ट, एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड इन एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट, ठीक है। सो जो आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड ब्रॉट अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब ऑलरेडी हो चुका है तो ऑब्वियसली वो क्यों ही रहेगा इसमें। एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस अफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय एक्वाइंसेंस, ठीक है। अब देखो ये चीज़ इसको दे देती है बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन, है ना, ये काइंड ऑफ एक लूप होल है इस एक्ट में, ठीक है। पेनल्टी क्या है, वही कि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, कन्वर्जन करने की कोशिश की या लिटिगेशन करने की कोशिश की, तो आपको 3 years या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट मिल सकता है अलॉन्ग विद द फाइन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना भी पड़ा हुआ है 3, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी जसीला शाहजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया दैट राइट ऑफ डिटेन पर्सन, मतलब जो डिटेन्ड पर्सन है दे ऑल्सो हैव द राइट्स, ठीक है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि बिना ट्रायल के, शक के बेसिक पे ही आपको दबोच लिया गया, धर लिया गया, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, ये दिया गया है। तो मतलब आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस पे मतलब डिक्टेट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल दिस, ठीक है। द प्रोटेक्शन आर नॉट अवेलेबल टू पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अंडर आर्टिकल, जैसे कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब जो चीज़ें एक्सेप्शनल नहीं है खास करके यूपीएससी उन पे ही सवाल पूछता है। अब एक्सेप्शन क्या नहीं है कि जो आर्टिकल 22(1) दिया हुआ है वो कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म द अरेस्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट,
आपने किसी को डिटेन किया है उसको आप इन्फॉर्म करो कि ग्राउंड क्या है, ठीक। और अगर आप 3 मंथ से आगे का डिटेंशन करना चाहते हो किसी लॉ के अंदर, सो दैट विल रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम ए एडवाइजरी बोर्ड, और उस एडवाइजरी बोर्ड में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स होंगे, है ना, रिटायर्ड जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 22 और क्या बोलता है कि प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट करना है विद इन 24 आवर्स प्लस ट्रैवल टाइम, ठीक है। अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिटेन, मतलब वही नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो ये दिया हुआ है। लॉज दैट परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स, सॉरी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आज तक कैसे कौन कौन से लॉ हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, जैसे अपना ये हो गया UAPA हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, इसेंशियल कमोडिटी एक्टिविटीज़, ये मेरे लिए नया था कि इसेंशियल कमोडिटी एक्टिविटीज़ में भी आपको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, है ना, ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, ठीक। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, मतलब कुछ कुछ जुडिशियल जजेस या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो लॉ या कुछ केसेस हैं उसके बारे में देख लें। जैसे AK गोपालन गिव द ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन अंडर 2025, चलो ये मेंस के लिए हो गया। साइबालाल वर्सेस उत्तर प्रदेश SC stated that a courtroom isn't even competent to inquire into reality or in any case of the facts which are the referenced as the ground of detainment, ये भी not important for prelims, तो ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी राइट्स न्यूज़ में क्यों है। दिल्ली हाई कोर्ट इन एन इंटरिम रिस्ट्रेन्ड वेरियस एंटिटीज ई-कॉमर्स स्टोर AI चैटबॉट्स फ्रॉम मिस यूजिंग, है ना, एक्टर्स नेम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस विदाउट हिज कंसेंट। ये भी आपने देखा होगा कि इसमें फ़ोन पे या किसी में था, ऐसे बोलता था कि फ़ोन पर 50 रुपये प्राप्त हुए देवियों सज्जनों धन्यवाद, मतलब वो अमिताभ बच्चन वाली वॉइस को इमिटेट करता था। सो अब उनका कंसेंट था कि नहीं था मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ अ वन ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पर्सनालिटी राइट क्या होता है कि जैसे आपका कुछ नाम है, आपका वॉइस है, सिग्नेचर है, जैसे कि अमिताभ बच्चन का वॉइस काफ़ी फेमस है, सो दैट कैन बिकम योर पर्सनालिटी राइट, ठीक है। ऐसे एक्सप्लिसिटली किसी लॉ में मेंशन नहीं है इंडिया में, बट इसके 2 कंपोनेंट हैं पर्सनालिटी राइट के। राइट टू पब्लिसिटी, मतलब कि आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है आप उसको यूज़ करके पैसा कमा सकते हो। राइट टू प्राइवेसी, मतलब आप चाहो तो उसको रिमूव करा सकते हो कि भाई मेरा और कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेस, तो बहुत सारे एक्ट है जिसके अंदर ये जज होता है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, जैसे आर्टिकल 21 है KS पुत्तस्वामी केस कि राइट टू बी फॉरगॉटन वगैरह, ठीक। पोस्ट ह्यूमसली पर्सनालिटी राइट, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई बंदा मर गया है उसकी भी पर्सनालिटी राइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हो कि इंडियन पीनल कोड, अगर आपने किसी, जैसे कोई मर गया है उसके खिलाफ कोई डेरोगेटरी कमेंट या कुछ करो, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल बाई ऑफेंस, ठीक है। ये एम्बलेम्स एंड नेम्स, मतलब कोई साइन या किसी का नेम अगर आपको अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, ऑल्दो इतना मेंस के लिए इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या क्या है, कोई एक्सप्लिसिट कन्वेंशन नहीं है, ये याद रखना है आपको। रोम कन्वेंशन डील्स विथ परफॉर्मेंस राइट, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे माइकल जैक्सन का वो मून वॉक वाला डांस है ना, सो दैट इज़ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस राइट, तो ये चीज़ रोम कन्वेंशन। अब ऐसे पूछ लेगा कि रोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, एक होगा आपका परफॉर्मेंस राइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका। ट्रिप्स एग्रीमेंट और वीपो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इट सिक्योर्स सर्टेन राइट्स ऑफ फोनोग्राम प्रोड्यूसर लाइव परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। वीपो जो है वो डिजिटल इन्वायरमेंट में इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। अरुण जेटली वर्सेस ये था कि इन्होंने ये बताया कि जो पर्सनालिटी आपकी इंटरनेट पे है और जो रियलिटी पे है वो सेम होगी, डिफरेंट नहीं आप उसको ट्रीट कर सकते, ठीक है। और दीपा जयकुमार वर्सेस अजय, इन्होंने ये बताया कि इंडिविजुअल कैन नॉट बी, अच्छा ये है कि जो पर्सन है उसका जो पर्सनालिटी राइट है दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज इनहेरिटेंस, जैसे कि राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको अपना खुद का वो बनाना पड़ेगा, पहचान बनानी पड़ेगी, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा थोड़ा जो छोटा मोटा है इसको भी पढ़ते हैं, 1 मिनट में पॉज करता हूँ पहले।
सो नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को लेके, ठीक है। सो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कोई भी पाकिस्तान या चाइना का जिन कंट्रीज़ को हमारी कंट्री ने एनिमी कंट्री डिसाइड कर रखा है, सो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो अभी क्या हुआ है कि कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस हुए हैं, तो उसमें 2017 के अमेंडमेंट में क्या बोला है कि उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एनिमी को इंक्लूड किया है कि उनका कोई लीगल एयर हो, सक्सेसर ऑफ एनिमी हो, या तो वो इंडिया का सिटीजन हो ना हो, तब भी उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। एनिमी हु हैज चेंज हिज नेशनलिटी विल बी स्टिल आवर एनिमी, ठीक है। दिस एक्ट एम्पावर्स कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि जो एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया में होंगी दे विल बी ट्रीटेड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी, और उस पर आप कोई भी इनहेरिटेंस या कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज़ इन द कस्टडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक। चलो, ये राइट टू फॉरगॉटन में आर्टिकल 21 अभी हमने ऊपर मैंने बोला ही था आपको, तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी कि राइट टू बी फॉरगॉटन कंसर्निंग डिजिटल प्राइवेसी, जैसे कि आपका फेसबुक का अकाउंट है, आप या किसी की डेथ हो गई तो उसका राइट टू बी फॉरगॉटन है, ठीक है। चलो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट टू इरेजर, चलो ये तो समझ आता है। ट्रेसेज इज ओरिजिन इन टू राइट टू ऑब्लिवियन इन फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस, नॉट इम्पॉर्टेंट। RTBF इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, समझ आता है। जस्टिस केस पुत्तास्वामी केस रिकॉग्नाइज RTBF एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, देखो ये भी है केस पित्तों, ये आ सकता है ना, आर्टिकल 21 पे बहुत क्वेश्चन पूछता है UPSC, ठीक है। सो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, ओके। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में राइट टू बी फॉरगॉटन का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द बिग न्यूज़। और यूरोप का जो GDPR लॉ है ना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल, उसमें भी राइट टू बी फॉरगॉटन मेंशन्ड है, तो ये हमें याद रखना है। चलो, इनर लाइन परमिट क्या बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट फॉर दीज डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये चौमुखी धाम, न्यूलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट, अब ये काइंड ऑफ प्लेसेज इन न्यूज़ वाला आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया, ठीक है। सो इनर लाइन परमिट क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि किसी इंडियन सिटीजनशिप को अलाउ करता है ट्रैवल करना इन द प्रोटेक्टेड और लिमिटेड एरिया, ठीक है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट नियर द इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, है ना, ये जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जाने के लिए, जैसे मैं लद्दाख गया था तो हमें वहाँ पे अगर आपको वो देखने जाना है ना, कौन सी लेक है, अरे यार जहाँ पे वो 3 इडियट का शूट हुआ था, देखो मुझे भूल गया, पेंगोंग लेक, हाँ, तो वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लगती है, ठीक है। वही आपको प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल राइट्स को नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में, तो ये सब है। इसका जो जेनेसिस हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन में हुआ था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर लाइन परमिट, एक है अपना टूरिस्ट के लिए, दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, ठीक है, समझ आता है, बहुत मेन से स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्टेट अंडर इनर लाइन परमिट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, दीज आर स्टेट्स अंडर इनर लाइन परमिट। अब देखो इनर लाइन परमिट के लिए एलिजिबल कौन नहीं है, जैसे NRIs, इंडियन हु आर स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 6 months, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द इनर लाइन परमिट। PIO कार्ड होल्डर एंड OCI होल्डर्स, दे विल हैव टू अप्लाई फॉर रेगुलर प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, मतलब उनको इनर लाइन परमिट नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि इनर लाइन परमिट इज़ ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि सिटीजन्स को आराम से मिल जाती है, NRIs को, PIO को और OCI को नहीं मिलता है, उनको एक अलग प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक। अब जो प्रोटेक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, तो यहाँ पे बोला कि जो OCI है और NRIs है उनको ये वाला परमिट चाहिए, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दिया। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है क्या, ये फॉरेन ऑर्डर्स एक्ट 1958 में दिया गया है। ऑल द एरियाज फॉलिंग बिटवीन इनर लाइन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर शैल बी प्रोटेक्टेड एरिया, ये डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी है कि जो इनर लाइन है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बीच का जो एरिया है दैट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। करंटली प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन फॉलोइंग स्टेट, पूरे अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, कुछ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड में भी है, होल ऑफ सिक्किम, पार्टली इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्टली इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक। फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1863, रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड्स, क्या बोलता है, अंडमान निकोबार, पूरे इंटायर यूनियन टेरिटरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बन गया आपका कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड का पूरा आइलैंड ही अपना रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। सिक्किम
कुछ पार्ट ऑफ सिक्किम जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। फॉरेनर इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू विजिट, ये समझ आता है। इट इज स्टैब्लिश टू सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट दैट देयर आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीजन्स टू जस्टिफाई सच विजिट, ठीक है। एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान, ये देखो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि भूटान को ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों। हु डिजायर्स टू एंटर एंड स्टे इन प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिक्वायर टू ऑब्टेन ए स्पेशल परमिट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट भूटान वालों के लिए नहीं है। अब ऐसा क्यों है भगवान जाने, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगा थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप था, ठीक है। चलो 3 अपना ख़त्म हो गया है ना, 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म, ठीक है। अब हम 4 और 5 भी इसी में ख़त्म करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी के। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सो सबसे पहला पॉइंट जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में वो है फिस्कल फेडरलिज्म का, ठीक है, कि फाइनेंसिस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, वही इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया कि फंडिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन फेडरल यूनिट्स जैसे कि सेंटर और स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं हमारे फिस्कल फेडरलिज्म के अरेंजमेंट को लेके, उसके बारे में दिया गया। सो 7 शेड्यूल आपको पता है कि सेंटर और स्टेट की जिम्मेदारियों के बीच में बंटवारा करता है। डिलिनेट्स टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जैसे आर्टिकल 246 विद द 7 शेड्यूल मिलके इस चीज़ को डिवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, अब देखो आर्टिकल 269 में जो चीज़ें मेंशन्ड हैं दे आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट होली असाइन टू स्टेट्स। अब आर्टिकल 269 में कौन कौन सी हैं चीज़ें वो आपको पढ़ना है। एक तो है शायद कुछ एल्कोहल या कुछ टॉयलेटरी एल्कोहल से रिलेटेड है, और एक जो है वो स्टैंप ड्यूटी है, ठीक है। ये PYQ है, मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। उसके बाद GST काउंसिल जो 269 में हमारा अमेंडमेंट एक्ट में आया था 101 में, तो वो लिखा हुआ है। टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाई यूनियन जैसे कि पर्सनल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल GST हो गया, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सेंटर एंड स्टेट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, है ना, आर्टिकल 280, ठीक। चलो बेसिक ऑफ डेवल्यूशन क्या है, 2 तरीके का डेवल्यूशन होता है, वर्टिकल डेवल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, ठीक है। वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है कि लेट्स से अगर 100 इनकम हुई सेंटर की तो वो क्या करेगा 41 जो है वो स्टेट्स में आपस में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब किस स्टेट को कितना मिलेगा दैट विल बी गाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। जैसे तो मतलब किसको मतलब प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, किस स्टेट को ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, तो वो ये है कि इनकम डिस्टेंस मतलब जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, एरिया, पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे कि आपका टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, आपका पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कैसे हैं, उस तरह के, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एफर्ट, ठीक है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये 7 चीज़ें हैं जिनके बेस पे आप स्टेट को अलग अलग रैंकिंग देते हो और फिर इन 41% में से उनमें आपस में डिवोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। ग्रांटिनेट्स आर्टिकल 275 में दिया हुआ है कि सेंटर कैन प्रोवाइड ग्रांटिनेट्स टू स्टेट्स। बोरोइंग, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी केरला गवर्नमेंट का इसी चीज़ को लेके सेंटर से बहस चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 292 है दैट गिव्स यूनियन गवर्नमेंट पावर टू बोरो मनी फ्रॉम आइदर और विद इन द आउटसाइड बिना किसी के रोक टोक के, बट जो आर्टिकल 293 है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। बोरो विद इन द इंडिया एंड नॉट अब्रॉड, मतलब कि आप फॉरेन से पैसा नहीं उठा सकते बीइंग एन स्टेट, ठीक। ऑल्सो इफ स्टेट हैज़ इंडेटेड टू यूनियन, मतलब आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है, इट मे नॉट रिजॉर्ट टू फर्दर बोरोइंग विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ यूनियन, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी डेट है तो आप फर्दर बोरोइंग नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर, ये हमें पता ही है। अब स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंस क्या क्या है, ओनली 58% उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनके खुद के रेवेन्यू से आता है, रेस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रांटिनेट्स या अदर थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। सो मतलब उनके सेंटर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक। डेट टू GDP रेशियो इज 27.5% पूरे स्टेट्स का मिला के, एंड दिस इज कंसर्निंग, ठीक है। स्टेट्स का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू, जैसे टैक्सेज ऑन इनकम सिर्फ एग्री पे है ना, एग्रीकल्चर के इनकम पे ही स्टेट टैक्स लगा सकता है, बाकी सारी इनकम पे सेंटर लगाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल ट्रांजिशन टैक्स, ठीक है। टैक्सेज ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, वही GST SGST जो है, ठीक है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम उनके जो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो फीस मिलेगी उनको, डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स,
ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज़, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, जो ग्रांट्स बहुत सारे ग्रांटीनेट्स आते हैं फ्रॉम द सेंटर, सो ये इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो बिहार और आंध्र प्रदेश जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बना दो। देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो सेंटर द्वारा क्लासीफाई किया गया है और ये 5th कमीशन ने एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था और सेंटर ने इसको एक्सेप्ट किया था। इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, कोई लीगल मैंडेट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसका क्या डिस्क्रेशन है, ठीक है। सो उस समय जो था वो जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड ये सबको मिला था, बट इसमें अभी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड टू इंक्लूड एनी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है। ये गडगिल मुखर्जी कमेटी जो है, गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। याद रख, ऐसे पूछ लेगा कि फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाउएवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजन, ये हमें पता है कि आर्टिकल 371 से लेके ए से लेके जे तक बहुत सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। और 14th फाइनेंस कमीशन में का जब रिकमेंडेशन आया तो इन्होंने बोला कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुछ भी नहीं होगा एंड इट हैज़ बीन नॉट ग्रांटेड टू एनी स्टेट। ऑल्दो अभी भी कुछ स्पेशल फंडिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनमें जो कुछ स्पेशल स्टेट्स होते हैं उनको 90:10 का मिलता है, बाकी को 60:40 के रिस्पेक्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्राइटेरिया क्या क्या होगी अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनना ही है तो, ठीक है। हिली या डिफ़िकल्ट टेरेन है, जैसे कि आपका टोपोग्राफी टफ है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हो, जैसे आप कहीं बॉर्डर के आसपास रह रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और नॉन वाइबल नेचर है, ठीक है, मतलब स्टेट के पास अपने आप को फंड करने की वो ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, ठीक है। स्पेशल पैकेज, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र यही वही चीज़ बता रहे हैं। स्पेशल पैकेज आर प्योरली डिस्क्रिशनरी एंड अगर वो चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं चाहते तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, याद आपको। इन एडिशन टू ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 विच फॉल्स अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट एम्पावर सेंटर स्टेट्स टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक, वही सिर्फ वही सब बताया कि देखो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ सेंटर की चलेगी, वो जैसा चाहेंगे वो आपको देंगे, क्राइटेरियाज ये हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ मुझे प्रीलिम्स जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो 6th शेड्यूल्स बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या हुआ कि ये जो लद्दाख है इसको बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि आप इसको 6th शेड्यूल में ऐड करो, ठीक है। अब 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 रिजल्टेड फ्रॉम बारदोली कमिटीज रिकमेंडेशन, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कमिटी का नाम, ठीक है। इट एम्पावर्स गवर्नर टू क्रिएट ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनमस रीजनल काउंसिल, ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज में। अब एडीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड 26 इलेक्टेड, याद रखना है। 10 एडीसी हैं 4 स्टेट्स में, ठीक है। 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं अपने 6 शेड्यूल के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। AMTM है ना, वो AMTM में कभी कभी असम को अरुणाचल प्रदेश से रिप्लेस कर देगा, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ADCs एंड ARCs हैव पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल इंक्लूजन, माइनर मिनरल्स एटसेट्रा, ठीक है। दे ऑल्सो हैव पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी पावर है, टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, ठीक। अब 5th और 6th शेड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ लो, लगे हाथ। क्या बोल रहा है कि अप्लीकेबिलिटी इनटू शेड्यूल एरियाज करेंटली 10 स्टेट में है, ये प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल बनती है, यहाँ पे ADC या ARCs बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पावर जो है वो ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल का लिमिटेड पावर है, ठीक है, उनके ऊपर स्टेट का लेजिस्लेशन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चलती है। बट जो ADCs एंड ARCs हैं दे हैव वेरी वाइड पावर कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, एज ए कोर्ट एक्ट कर सकते हैं। सो लक्ष्मीकांत में आप जो ये 5th और 6th शेड्यूल के बारे में है थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। चलो पेसा एक्ट जो है पंचायती एक्सटेंशन ऑफ टू शेड्यूल एरियाज, दैट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू 5th और 6th में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को लेके अभी आया था कि June 2 जो है 10 ईयर हो गए तेलंगाना को नए स्टेट बने, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ड्राइव कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 3 क्या बताता है, अब इसका देखो पूरा आपको वो पढ़ लो, जैसे कि प्रेसिडेंट
है ना, पहले तो रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ये जाएगा पार्लियामेंट में, एंड पार्लियामेंट कैन डू बाई सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। और इसमें स्टेट, अब देखो इसमें पॉइंट क्या है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट मे बाई लॉ फॉर्म एनी न्यू स्टेट, ठीक है, आप वो कोई न्यू स्टेट बना सकती है, और प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए होगा, किसी भी हाउस में आप ये डाल सकते हो बिल को। कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर, कि मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले एक बार कंसर्निंग स्टेट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, बट इनका जो वो है वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ भी बोला दैट डजंट मैटर, ठीक है, बस कंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। अब जैसे सेंटर एक नया स्टेट बना सकता है, तो अब उससे रिलेटेड स्टेट क्या नया डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। देखो सेंटर को जब नया स्टेट बनाना होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है, लेकिन जब स्टेट को नया डिस्ट्रिक्ट बनाना होता है सो दे कैन आइदर डू विद द लॉ, या तो वो लॉ बना के कर सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक। चलो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बेरूबारी यूनियन केस में ये बोला गया था कि जो SC held that power of parliament to diminish the area of state does not cover cessation of Indian territory to foreign country। अगर आप अपनी इंडिया की कुछ टेरिटरी फॉरेन को दे रहे हो सो वो आपका आर्टिकल 3 के अंदर नहीं कवर है, ठीक है। इंडियन टेरिटरी कैन ओनली बी सीडीडेड विद अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये हमें आया था, ऑल्दो ये प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी, अब स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन या न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो SK धार कमेटी है इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप लिंग्विस्टिक डिवीजन कर सकते हो स्टेट्स का, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो JVP कमेटी बनी है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भाई सीतारमैया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कंप्लीटली कि हम भाई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद फजल अली कमीशन आया 1953 में, इन्होंने 4 फैक्टर रिकमेंड किए, बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्रिएट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पहला क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं उनकी यूनिटी, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, मतलब उनकी यूनिटी को आप प्रोटेक्ट करो और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को भी ध्यान में दो, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में लोग सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर को फॉलो करें, ताकि उनको मैनेज करना, उनके अंदर मतलब उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, ब्लॉक्स बनाना, ये सब इजी बने, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, बिल्कुल वेग टर्म है। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। एज सच इसमें प्रीलिम्स का बस यही है कि आपको याद करना है कि SK धर कमेटी ने पहले रिकमेंड किया था, फिर JVP कमेटी, फिर फजल अली कमीशन, दे आर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। विजन IAS का ये CSAT वाला कोर्स, ये सब ठीक है। चलो, ऑल क्रेडिट गोज टू विजन IAS, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाते हैं एंड आई रियली लाइक इट, ठीक है। 5th आ गया जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी इस बार बहुत सारी न्यूज़ में है, और जब आप पार्ट 1 अपडेटेड वाला हम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जुडिशरी से रिलेटेड, की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करना है वगैरह वगैरह, सो वो सब भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से, बट उसके पहले अपना सेलिब्रेट कर लेते हैं। 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, अब हम 5 इसमें और ख़त्म करेंगे, फिर 6, 7, 8 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कितना हो गया, 48 मिनट का वीडियो हो गया। मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद आके मैं वापस आपको फिनिश करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं जुडिशरी को, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में आया है, जिसको हम शॉर्ट में ADR भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय नालसा प्लस दिस MCPC मीडिएशन कॉन्सिलेशन प्रोजेक्ट कमिटी, ठीक है। MCPC वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2005, ठीक है, टू ओवरसी इफेक्टिव, ठीक है। ये समझ ही आ रहा है कि मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन को ओवरसी करने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट किसके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, समझ आता है मुझे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि आपको जो आपका डिस्प्यूट है, यू हैव टू सेटल इट आउटसाइड द कोर्ट, ठीक।
इट ऑफर्स ऑल टाइप, है ना, ये है ना, जो ट्रिक मास्टर गिरी आएंगे कि एक्सट्रीम वाला काट दो, नहीं करना भाई ऐसा। सिविल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड यूजेस न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो टाइप्स क्या क्या हैं इसके पढ़ लेते हैं। आर्बिट्रेशन, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर आएगा, एविडेंस दिखाएगा, बातचीत कराएगा, सॉल्व कराएगा, ठीक है। मीडिएशन एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, अगर आप केस चल रहा है उसके दौरान भी आप मीडिएशन यूज़ कर सकते हो। कॉन्सिलिएशन सेम, न्यूट्रल थर्ड पार्टी कम्युनिकेट पार्टी 1 से पार्टी 2 से, पार्टी 2 के पार्टी 1 से, इस तरह से, ठीक है। निगोशिएशन दोनों पार्टी आपस में बैठ के डायरेक्ट कर ले, ठीक है। कोलैबोरेटिव लॉ, कोलैबोरेटिव अटर्नी आपको दिया जाएगा, वो इंस्टेड ऑफ आपको लीगल प्रोसेस में फंसाने की जगह सीधा मिल बांट के बात ख़त्म करो। तो मेनली यही है, ऑल्दो इसका कोई डिफरेंशिएशन प्रीलिम्स लायक क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है एग्जिस्टिंग अपने आर्बिट्रेशन पे। डोमेस्टिक में अपना है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ पे है। तो यूनिसिट्रल जैसे अभी आ जाएगा कि यूनिसिट्रल मॉडल इज़ रिलेटेड टू, है ना, ये रिलेटेड टू किसके है, जो इंटरनेशनल लीगल प्रोविजंस है रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड या फिर डिस्प्यूट से रिलेटेड, सो उसमें यूनिसिट्रल मॉडल लॉ लगता है, ठीक। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड, चलो ये नहीं इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट अलाउज फॉर एन अच्छा देखो, अगर आपने आर्बिट्रेशन में कोई फ्रॉड कर दिया या अपने जो मीडिएटर है उसको पैसा खिला के या कुछ भी ऐसा कर दिया, सो इट कैन बी चैलेंज्ड, और अगर ऐसा हो गया तो आपके पास अनकंडीशनल स्टे हो सकता है, ठीक है। सो ये याद रखना है, अनकंडीशनल स्टे इफ़ द मतलब अगर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में फ्रॉड या करप्शन हुआ है तो, ठीक है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन है, इट वॉज इस्टेब्लिश बाई इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट एट हेग, ठीक है। इंडिया इज़ पार्टी, ये याद रखना है आपको कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है PCA, उसमें इंडिया पार्टी है, ठीक है। यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन द इंटरनेशनल कॉमर्स मेडिएशन पे अप्लाई होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। कौन कौन से कीवर्ड आपके हो गए, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ये रिलेटेड टू कॉमर्शियल है, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है, और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो हेग में है और इंडिया उसका मेंबर है, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। अब मीडिएशन एक्ट 2023 क्या बोल रहा है, वाई इन द न्यूज़, प्रेसिडेंट ने बोला है, मतलब जो पास्ट मीडिएशन एक्ट 2023 था उस पर एसेंट मिल गया है। अब इस एक्ट के डिटेल्स पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहा है कि डिफाइंस मीडिएशन, मीडिएशन क्या हो सकता है, इंक्लूड्स एक्सप्रेशन ऑफ मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन। अब देखो ऑनलाइन मीडिएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। पार्टीज अटेम्प्ट ईच अदर एंड एमिकेबल सेटलमेंट टू देयर डिस्प्यूट विद असिस्टेंट ऑफ थर्ड पर्सन, वही है ना कि पार्टी 1 है पार्टी 2 है, इसके बीच में कोई थर्ड पर्सन आके सेटलमेंट कराएगा, ठीक है। वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, अगर आपको ये देखो, parties can attempt to settle civil or commercial dispute by mediation आ रहा है मुझे approaching to any court or certain tribunals, मतलब आप mediation कर सकते हो without approaching court। mediation का मतलब ये होता है कौन कौन से dispute जो है they are not fit for mediation, ये है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो फालतू के ऑप्शंस या जो फालतू के इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, उसमें वैसे ही पढ़ते समय मेरा मन उब जाता है कि अरे क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। देखो माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है उसमें आप मीडिएशन नहीं कर सकते, ठीक। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मीडिएशन नहीं होगा। अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एनी थर्ड पार्टी, जैसे कि P1 और P2 आपस में मिलकर किसी थर्ड पार्टी को हर्ट कर दिए, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर इन मीडिएशन, ठीक है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, या तो जो कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है उसके विद इन या फिर ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तब, ठीक है। टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन क्या है, 120 दिन के अंदर आपको फिनिश करना है, या फिर 60 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो, ठीक। चलो, ए पार्टी में विदड्रॉ फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर 2 सेशंस, मतलब 2 सेशन के बाद कोई पार्टी विदड्रॉ भी कर सकती है। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द, चलो ठीक है, पता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रूल बनाएगा। अब
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा इस चीज़ को ओवरसी करने के लिए। उसमें क्या होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा जैसे कि लॉ सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, डिफाइंस मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये डिफाइन करेगा जो अभी एक्ट आया है इसमें कि मीडिएशन सर्विसेज कौन कौन दे सकता है, तो ये ठीक है, इतना सही है। इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन विल बी बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन सेम मैनर एज कोर्ट जजमेंट। ठीक है, और वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज। तो ये इसका सेम लीगल इम्पैक्ट होगा और 90 डेज के भीतर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, और चैलेंज करने का ग्राउंड क्या हो सकता है कि फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है एंड नॉट फिट फॉर मीडिएशन, मतलब जो मीडिएशन से आपने चीज़ को डिस्पोज कर दिया वो मीडिएशन के लिए फिट ही नहीं थी। ठीक है, और फिट ना होने के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक, चलो लोक अदालत, PYQs भी आए हुए हैं इस पर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोक अदालत क्या है, अभी हमारी 75th एनिवर्सरी है, तो जो भी 100th एनिवर्सरी 75th या 50th या 25th होती है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लोक अदालत को हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, है ना, लोक अदालत, लोक प्लस अदालत। लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, पता है मुझे, स्टैचुरी स्टेटस है इसको। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट फलान का स्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी वेयर गाइडेड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है इसका, क्या बोल रहा है कि दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, दे आर बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दे हैव सेम पावर एज सिविल कोर्ट, ये हमें पता है। डिसीजन मेड बाय लोक अदालत आर फाइनल एंड नो अपील, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका ये वाला था मीडिएशन वाला, है ना, इसकी अपील 90 डेज में आप कर सकते हो किसी भी रिलेवेंट कोर्ट में, बट अगर लोक अदालत में कोई सिचुएशन आ गई, कोई सुनवाई हो गई, देन यू कैन नॉट अपील एनीवेयर। ठीक, अब कौन कौन से केसेस हैं जो लोक अदालत में जाते हैं, पहला, एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट, मतलब कि कोर्ट में आ चुका है वो केस भी लोक अदालत में जा सकता है, और अभी तक कोर्ट में नहीं आया है वो केस भी अदालत में जा सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ केसेज अंडरटेकन, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया आपका, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया, लैंड एक्विजिशन फलांडिम का। ठीक है, सबसे पहला जूनागढ़ गुजरात में बनाया गया था। ठीक है, फ्री लीगल एड से रिलेटेड, वो नालसा वालसा से रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है कि भाई जो प्रिजन्स हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो सो दैट दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू फ्री विल। ठीक है, सो अब फ्री लीगल इन इंडिया क्या क्या है कि इट रिफर्स द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। लीगल एड में बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आप मीडिएशन करा दो, उसको वकील दे दो, उसकी कुछ हेल्प कर दो वगैरह वगैरह, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 21 एक इनिजिबल, सबको है ना अपना राइट टू लाइफ, तो अगर बंदा जेल में बंद है तो उसको राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है बिना मतलब के अगर बंद है तो। ठीक है, आर्टिकल 39A DPSP जो 42nd अमेंडमेंट में किया गया था वो भी बोलता है कि भाई स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक, स्टैचुरी प्रोविजंस क्या क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट्स, इसने वेकर सेक्शन के लिए 3 लेवल पे ये चीज़ स्टैब्लिश की। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रीलिम्स के लिए, है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ आर इस्टेब्लिश्ड एट 3 लेवल्स, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ऐसे बोल देगा ओनली एट 2 लेवल्स, ओनली एट 1 लेवल, इस तरह से आ सकता है। 341 ऑफ BNSS क्या बोलता है कि जो लीगल एड मिलेगा वो स्टेट के एक्सपेंस में मिलेगा, समझ आता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, देखो ये सब पढ़ लेना या नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट एक ये आया है दिशा स्कीम, है ना, ये दिशा स्कीम पढ़ के अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई दिशा स्कीम इज रिलेटेड टू फ्री लीगल एड, तो कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, और उसके बाद नालसा इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टैचुरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू आई थी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत को और ये फॉर्मुलेट पॉलिसी, प्रिंसिपल, SLS फलांडेम का। ठीक है, तो ऐसे जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये हैं आपके 39A दिशा स्कीम, ठीक है, और प्रिजन इनमेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल एड कौन कौन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्री लीगल एड मिलेगा इनको, SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, मेंटली इल, पर्सन इन कस्टडी।
ठीक है, इन प्रोटेक्टिव होम, जुनाइल होम, फलान का। विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्सन हुज एनुअल इनकम लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं चल रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो लेस देन 5 लाख, तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगी। ठीक है। ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो रखा है इस समय, ट्राइब्यूनल्स बहुत सारे डिसीजंस कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इसने क्या किया था, एक अपना एक्सरसाइज किया था जो है वो कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन है ना, कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन अगर आपने किया है तो उसका जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब ट्राइब्यूनल सिस्टम इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हमने ऊपर ही पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है, आर्टिकल 323A में जो CAT है ना, ये वाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A, तो ये याद रखना है आपको कि ये CAT को कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट मिला गया है। करता क्या है, जैसे पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट है, कनेक्शंस, उसमें कंडीशंस ऑफ सर्विस से लेके कोई चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड मैटर्स को ये देखता है। ठीक है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो आर्टिकल 323B है ना, आर्टिकल 323B में बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हो जिनके ऊपर ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है, बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि पार्लियामेंट, दे आर नॉट बाउंडेड बाय दैट लिस्ट, दे आर फ्री टू मेक एनी लॉ एंड क्रिएट एनी ट्राइब्यूनल रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक थिंग। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है कि वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ को देखता है। ठीक, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वो क्या देखता है, जो भी लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट हैं उन पे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखता है। ठीक है। सो क्रिएट ट्राइब्यूनल फॉर एनी सब्जेक्ट मैटर इफ दे वांट दे कैन क्रिएट। ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ईच ट्राइब्यूनल हैज़ गिवन स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन, अभी हमने बात की, उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, विद इन इट, ठीक है, समझ आ गया। सम ट्राइब्यूनल्स हैव अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मीनिंग दे कैन हियर अपील्स फ्रॉम डिसीजन मेड बाय लोअर ट्राइब्यूनल्स, है ना। सो ऐसा आ जाएगा कि इन इंडिया ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट एक्ट एज ए अपीलेट अथॉरिटी, तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। और अपील, अगर आपके ट्राइब्यूनल ने कुछ आपको वर्डिक्ट सुनाया, आपको उसके अगेंस्ट अपील करना है, दे विल बी गो टू कंसर्निंग हाई कोर्ट। हाउएवर कुछ केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अच्छा देखो, आप लोगों से एक बहुत प्यार का क्वेश्चन है, कमेंट में बताओ कि ऐसा कौन सा ट्राइब्यूनल है जिसका अपील जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाई करता है। ठीक है, आंसर करना कमेंट में, आई विल वेट फॉर योर आंसर। चलो, डिफरेंसेस बिटवीन कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या है, एक्ट्स, दे आर बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। 323 में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी मिली थी। ठीक है, दे वर रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। कोर्ट्स का तुम्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपना आर्टिकल 32 हो गया, 225 हो गया, और भी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, दे इनेबल इट। ठीक है, इनका काम क्या होता है, टू डिस्प्यूट, जैसे कंप्लेंट्स किसी स्पेसिफिक मैटर पे हैं, और इनका मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, इनका पूरा वाइड रेंज का होता है। वी ऑल नो, ये देखो बार बार ये चीज़ आ रहा है कि जो जैसे ट्राइब्यूनल हो गए, ADR से रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म हैं, दे विल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, एंड द कोर्ट्स आर बाउंडेड बाई प्रोसीजरल कोर्ट्स। अब इसमें जजेस भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें सिर्फ जजेस होते हैं। ठीक है, लिमिटेड लॉ, पावर टू यूज़ ऑल इनेक्टेड लॉ। ठीक है, अब बेल्स पे प्रोविजन है, मैं बता रहा हूँ, बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे साल न्यूज़ में रही है बेल। प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस में भी आने वाला है। चलो देखते हैं, ये बेल इज़ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं। अब बेल पे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 पता ही है, बेल हर जगह आ जाता है। ठीक है, प्रोविजन क्या है बेल के लिए, जो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब जिनमें बेल दी जा सकती है, उसमें 2 प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, कि जो मैक्सिमम पीरियड है जिसके अंदर आप अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल कौन होता है, जिसको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई है। ठीक है, अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और उसने 1/2 तक की सज़ा काट ली है अंडर ट्रायल, अभी कोई डिसीजन नहीं आया, तो अब आप उसको बेल उसको देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप उसको डिटेन करके नहीं रख सकते। ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब जिसने पहली बार गलती की है, ठीक है, और उसने 1/3 अपना डिटेंशन में काट लिया है विदाउट, मतलब प्री ट्रायल में ही, तो आप उसको रिलीज करोगे आप बेल पे। ठीक है,
स्पेशल लॉ जैसे कि पॉक्सो वगैरह हैं, है ना, इन पे भी बेल के प्रोविजंस मिल सकते हैं। ठीक, चलो फॉर्म्स ऑफ बेल। इंडिया में डिफरेंट तरीके के बेल कौन कौन से हैं, जैसे कि रेगुलर बेल है, जो पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड है पुलिस कस्टडी में उसको बेल मिल सकता है। एंटीसिपेटरी बेल, प्रिकॉशनरी बेल, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हो तब भी आप जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। जैसे अभी पूजा खेड़कर वाला केस था ना, तो उसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखा था कि कहीं अरेस्ट ना हो जाऊँ। ठीक, इंटरिम बेल, टेम्पररी बेल ग्रांटेड बिफोर हियरिंग और रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, बेसिक ही है। डिफ़ॉल्ट बेल, व्हेन पुलिस फेल टू फाइल अ चार्ज शीट तो सीधा ही बेल मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेजर टेकन फॉर बेल। एक चीज़ होती है प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग ये होती है कि जैसे कि आपने अपनी गलती पहले ही मान ली है ना, तो उसमें आपकी सज़ा थोड़ा कम हो सकती है, बट इसमें ऐसे कोई रिजल्ट आया नहीं, इसका कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, सेक्शन 290 ऑफ BNSS, प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन मेड टाइम बाउंड एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 30 डेज, है ना। जैसे ही आपका चार्ज आपके ऊपर फ्रेम किए, अगर आपको लग रहा है कि आप पकड़े जाओगे, एविडेंस आपके खिलाफ है, यू कैन फाइल फॉर द प्री बार्गेनिंग। ठीक है, और अप्लाइज टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद फर्दर रिस्ट्रिक्शन एक्सक्लूडिंग केसेज इन्वॉल्व क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, सो प्ली बार्गेनिंग जो है वो वुमेन, चिल्ड्रन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अलाउड नहीं है। चलो, ई प्रिजन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये समझ आता है कि इनमेट्स और जेल को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़, इन्होंने एक चीज़ बोली कि जो SC/ST से रिलेटेड, जो ST/ST से रिलेटेड सजाएँ होती, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप SC/ST एक्ट में जेल जाने वाले हो, आपको कोई सज़ा होने वाली, उस केस में आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। ये चीज़ बस इसमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 482 प्रोवाइड्स रिलेवेंट प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब देखो, अब सेक्शंस आने लग गए अगर प्रीलिम्स में, फिर तो मतलब भगवान ही जाने क्या होने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, बट आई वोंट रिकमेंड कि आपको सेक्शंस याद करके जाने चाहिए। ठीक है, SC/ST प्रिवेंशन एट्रॉसिटी एक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो SC/ST एक्ट में नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ था इसमें कि SC/ST के खिलाफ जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाया गया था। स्पेशल कोर्ट्स हैं, वी ऑल नो। फीचर क्या है, एक्यूज जो है वो SC/ST मेंबर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज होना चाहिए। ऑफेंसेस, जैसे आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग में उनको एम्प्लॉय कर लिया, SC/ST वुमेन को डीएटी, टेम्पल या देवदासी वगैरह, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इज़ फाउंड नेग्लेक्टिंग ऑफ द ड्यूटीज़ बिकॉज ऑफ द SC/ST, मतलब कि अगर कोई एरिया है जिसमें SC/ST लोग रह रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी आपने परफॉर्म नहीं किया एज सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। ठीक है, अब अदर इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे ग्राम न्यायालय, अभी हमने PYQ वाली जो क्लास हो रही थी उसमें हमने ग्राम न्यायालय इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंक्लूसिव जस्टिस के लिए प्रोविज़न लाया गया है। ठीक है, और इसके की फीचर क्या क्या है, चलो, इसका स्टैचुटरी बैकिंग है ग्राम न्यायालय एक्ट, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट, है ना, कुछ और ट्राइबल एरियाज हैं। सीट ऑफ ग्राम न्यायालय एक इंटरमीडिएट पंचायत, जैसे पंचायत एज ब्लॉक लेवल है वहाँ पे बनता है, और जो ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकारी बैठता है ही इज़ ट्रीटेड एज ए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ज्यूरिस्डिक्शन होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, टू सेटल द पेटी डिस्प्यूट्स एट द विलेज लेवल। डिस्प्यूट प्रोसेस, वही हमने अभी यहाँ पे भी देखो कि नेचुरल जस्टिस विल एम्पावर, मतलब नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल ओवर अदर प्रोसीजरल एंड अदर थिंग्स। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ रिसेंटली रिप्लेस्ड, अच्छा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आगे पढ़ेंगे कि जो अपना BNSS और BSS ये सब आया हुआ है। ठीक है, तो कितना है अभी, 1 2 3 पेज और है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, झारखंड गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड ए कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट द सेंटर एलिजिंग इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने में डिले किया है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में डिफाइन है, ऐसा बोल देगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये नहीं है। दो तरीके का कंटेम्प्ट होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है, विलफुल डिसोबीडियंस, आपने उनके प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं किया या उनके ऑर्डर्स को नहीं माना वगैरह वगैरह। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कि मतलब जैसे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को आप रोक रहे हो, जैसे कि क्या हो सकता है इसमें,
जैसे वकील को किडनैप कर लिया, या वकील को मार पीट दिया, या जज को किडनैप कर लिया, या विटनेसेस को कुछ हर्ट कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया अभी मर्सी पिटीशन, जो ये सेंटेंस टू डेथ हुआ था 2000 में रेड फोर्ट पे जो अटैक किया था जिस टेररिस्ट ने। तो आर्टिकल 72 बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट को पार्डन कर सकता है, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट। इसके बीच का डिफरेंस जानना जरूरी नहीं है फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नाइदर फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या क्या कर सकते हैं ये, जैसे कि कोर्ट मार्शल हुआ है किसी का, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर विच एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन पावर एक्सटेंड्स, है ना। उसके बाद सेंटेंस ऑफ डेथ, ये तीन चीज़ों को ये सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्टेड, है ना, इन सारे ऑफेंसेस में। अच्छा, कोर्ट मार्शल में भी होता है क्योंकि क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो तीनों सेनाओं का सेनापति माना जाता है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन, देखो क्यूरेटिव पिटीशन मेनली ये है कि आर्टिकल 142 मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप कंप्लीट जस्टिस करो। जब आप सब कुछ से हार गए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, आपका जो ये पिटीशन है, कौन सा, ये रिव्यू पिटीशन, ये भी डिसमिस हो गया, तब आप जाके क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हो। क्यूरेटिव पिटीशन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अब इसके ऊपर कुछ नहीं बचता। और क्यूरेटिव पिटीशन एंटाइटल कौन कौन है कि अगर जो पिटिशनर है वो ये चीज़ साबित कर दे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हुआ है, या जज जो थे वो बायस थे, या कुछ ऐसे ग्रेव इनजस्टिस होने का शंका है, मतलब कि जुडिशरी से गलती हुई है ऐसा माना जाता है। अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि जुडिशरी से गलती हुई है एंड नाउ दे आर गोइंग टू करेक्ट इट। तो ये चीज़ है अपना लास्ट रिजॉर्ट, है ना, ये है लास्ट रिजॉर्ट इफ़ डाउट ऑन द जजमेंट। चलो, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, बहुत सारी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसे पॉक्सो वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसमें इन्होंने बताया कि जो इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन ने एक अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसमें इन्होंने बताया कि बहुत चीज़ अच्छी है। देखो, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं दे आर काइंड ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उसका कुछ खर्चा जो सेंटर उठाएगी, कुछ खर्चा जो है वो स्टेट उठाएगा, ठीक है। फंडिंग, सेंटर बियर्स द एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड, ये देखो, याद रखना आपको, क्योंकि ये पॉक्सो से रिलेटेड है ना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ रेप केसेस एंड दोज कमिंग अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो रेप प्लस पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं दे विल बी एनकाउंटर्ड अंडर दिस वन, ठीक। चलो, अभी ये नंबर जो है कि इतने सारे ई कोड्स और ये सब बने हुए, नॉट इंपॉर्टेंट। FTSC इज लिंक टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, ये अपना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंक्लूसिव जस्टिस बनाने के लिए। चलो, एक 0 FIR है। 0 FIR मतलब कि आप कहीं भी कर सकते हो FIR, याद रखना आपको, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया गया। ये जस्टिस वर्मा कमेटी, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेड 0 FIR एंड नाउ इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन आवर BNSS, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि 0 ऐसे कोई नंबर नहीं है, 0 FIR इज अ टाइप ऑफ FIR, ठीक है। उसके बाद देन उस FIR को ट्रांसफ़र किया जाता है अप्रोप्रिएट थाना पे, वो थाना वापस से नया FIR रजिस्टर करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर, मैरिटल रेप से रिलेटेड था। कर्वेचर क्या बोलता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है दे आर बीइंग ट्रीटेड एज ए सेम एंटिटी। सो बस ये वर्ड एसोसिएशन याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर इज अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इट ट्रीट्स हस्बैंड एंड वाइफ एज ए सिंगल एंटिटी। तो जो वाइफ का राइट टू प्रॉपर्टी है, अदर राइट्स है, दे आर ट्रीटेड एज ए राइट ऑफ हस्बैंड, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसी को लेके मैरिटल रेप एक्सेप्शन दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इज नाउ गोइंग टू हियर द पिटीशन रिलेटेड टू दिस वन, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये मान लो कि जब लॉ 1 और लॉ 2 एक सब्जेक्ट पे 2 लॉ बने हुए हैं, है ना, मान लो कोई स्टेट लॉ है, कोई सेंटर लॉ है, या सेंटर के ही 2 लॉ हैं, स्टेट के 2 लॉ हैं, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि आपको इस तरह से डिसीजन लेना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू टेक द डिसीजन इन अ वे दैट लॉ 1 और लॉ 2 दोनों का स्पिरिट जो है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि आप लॉ 1 को लॉ 2 के ऊपर प्रिवेल कर दिए या वाइस वर्सा, ठीक है। सो यही चीज़ बोली। और एक चीज़ और है कि कोर्ट के पास पावर होती है। अब देखो यार, कोर्ट के पास तो हर चीज़ की पावर है, तो ये कोई ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं जो आपको याद करनी चाहिए। तो वो ये है कि कोर्ट के पास पावर है, इट कैन अलाउ द एक्सटेंशन ऑन अपील एंड एटसेट्रा, ठीक है। सो ये है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4
5, ठीक है। ये ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6, 7, 8 पढ़ लेंगे, ठीक है। सो 26 पेज और है, तो आई थिंक ये 6, 7, 8 ऐसे 8, 8, 9, 9 पेज के हैं, ठीक है। 8 तारीख 24, तो ये अगले वीडियो में आएगा। वो भी 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का होगा। और ठीक है, उसके बाद कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा इकॉनमी वाला PYQ। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो थोड़ा फीडबैक दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, बोलने में मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एंड सब्सक्राइब, शेयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।